देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने पटना की वोटर अधिकार रैली में जो धमाका किया है उसकी गूंज अब सियासी हलकों में सुनाई पड़ने लगी है। एक सनसनी के रूप में वो पूरे सियासी हलके में फैल गई है। पटना की रैली में उन्होंने कहा था कि वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, और यही नहीं, उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा था कि ये हाइड्रोजन बम फूटेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे, वो देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपना। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये हाइड्रोजन बम किस तरह का है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर किसी राज्य में कोई चुनावी धांधली की रिपोर्ट आती है, जैसे कि राहुल गांधी ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की महादेवापुरा सीट के बारे में बताया था, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या फ़र्क पड़ा? या इतने राज्यों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की, फर्जी वोटरों को जोड़ने की, जो सही वोटर हैं उनको डिलीट करने की, इतनी सारी खबरें आ चुकी हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा। जो आंच पड़ी वो चुनाव आयोग पर पड़ी, भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ी, मोदी सरकार पर भी पड़ी, और एक हद तक हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी शक के दायरे में तो आ ही गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, ऐसी नैतिक इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वो देश से मुंह छिपाते फिरें? ऐसी स्थिति तो नहीं बनी है। कोई भी जो निष्पक्ष विश्लेषक होगा तो वो ये कहेगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह के स्वभाव वाले हैं वो ऐसी नैतिकता को मानते भी नहीं हैं, वो उन मर्यादाओं परंपराओं का पालन भी नहीं करते हैं, और अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो गया है तो उसके लिए उनको कोई अफसोस भी नहीं होता है। तो इस लिहाज से नैतिकता की कसौटी पर अगर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ अपेक्षा रखते हैं देशवासी तो वो पूरी नहीं होती है। ये बार बार मौक़ों पर उन्होंने इसको साबित किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सब के बावजूद, ये जानते हुए भी राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में पड़ जाएंगे, देश को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि किसी राज्य की गड़बड़ी के बजाय सीधे टारगेट होगा वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। 3 बार से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उस चुनावी सीट पर कोई बड़ा घपला घोटाला लेकर वो सामने आ सकते हैं। घपले घोटाले की बात बनारस में उसी समय से कही जा रही है जब मतगणना हुई थी जिस दिन, और प्रधानमंत्री को विजयी घोषित किया गया था। क्योंकि उस दिन जो मतगणना हुई थी, शुरू में जब पोस्टल वोट गिने जा रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी अजय राय, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनसे 6000 वोटों से पिछड़ गए थे। यानी पोस्टल वोट, जिसमें आमतौर पर माना जाता है कि वो बीजेपी के फेवर में होते हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी, मोदी जी पिछड़ गए थे। इसके बाद जो सामान्य मत होते हैं उनकी मतगणना शुरू हुई, और शुरू के 7 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ते चले गए। लगातार अजय राय से वो पीछे चल रहे थे। अब अजय राय और दूसरे लोगों का दावा है कि 1 बजे के बाद चुनाव आयोग ने बनारस सीट की जो मतगणना के आंकड़े हैं उनका अपडेट देना बंद कर दिया कि क्या स्थिति है। 7वें, 8वें, 9वें राउंड में आगे जो गिनती चल रही है, 16 राउंड की गिनती होती है, उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है ये छिपा ली गई, ऐसा आरोप है। दूसरा आरोप ये है कि दरवाजे बंद कर दिए गए और सारे मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया। अब ये दोनों बिना पर शक की सुई घूम रही है
कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया और वो ऐसे मौके पर किया गया जब प्रधानमंत्री लगातार पिछड़ते जा रहे थे, उनके हारने का खतरा पैदा हो गया था। और तमाम मीडिया में उस समय जब मतगणना चल रही थी, तमाम चैनलों में ये एक शंका प्रकट की जाने लगी थी, एक संभावना प्रकट की जाने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार सकते हैं। अब सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार जाते तो कितनी बड़ी घटना होती है। ये तो बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही लानत वाली स्थिति हो जाती, कलंक वाली स्थिति हो जाती। लेकिन 1 बजे के बाद फिर चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं और ये किसी को पता नहीं चलता है कि क्या बदला जा रहा है। 5:30 बजे घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस की सीट से 1,52,000 के आसपास वोटों से विजयी हो गए। अब ये अचानक कैसे, कोई अपडेट नहीं और पूरा पासा पलट गया, इसको लेकर संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री मोदी इसी सीट से 2019 में 4,80,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीते थे और उसके पहले भी उनकी जीत 3.5 लाख से अधिक वोटों से हुई थी। तो आखिरकार क्या हुआ कि वो केवल 1.5 लाख के वोटों के आसपास सिमट कर रह गए और हारते हारते कैसे वो जीत गए, ये सवाल घूम रहा है चारों तरफ। बाद में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी पाई गई है और इस पर कांग्रेस काम कर रही है। तो कांग्रेस ने क्या पाया है? क्या जो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, एटम बम फोड़ा था उन्होंने, महादेवपुरा सीट का पूरा विश्लेषण करके हाइड्रोजन बम उन्होंने कहा कि उससे भी ताकतवर होता है, हम वो फोड़ने जा रहे हैं। और अगर सचमुच में बनारस के आंकड़े उनके पास हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि ये जो 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं, ये जीत दरअसल छल कपट से, धांधली से, तिकड़मों से हासिल की गई है, तो सोचिए कितना बड़ा जलजला आ जाएगा भारतीय राजनीति में, कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जुबान बंद है, मोदी सरकार चुप है कि जाने बनारस में क्या हो सकता है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को जिताने के लिए बनारस में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बैठ गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई थी, सारी ताकत झोंक दी गई थी और उसके बावजूद ये नौबत आई कि उनका मार्जिन घट के 1/3 रह गया पिछले चुनाव के मुकाबले। ऐसी सूरत में अब अगर ये विस्फोट होता है हाइड्रोजन बम वाला, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर सत्ता में बने रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। उन्हें या तो इमरजेंसी लगाने पड़ेगी या तानाशाही की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो ये मामला अदालत में भी जाएगा, अदालत में चैलेंज किया जाएगा और वहाँ से अगर कोई उस तरह का निर्णय आता है जैसे इंदिरा गांधी के समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने दिया था, जगमोहन लाल ने, उस तरह की अगर स्थिति बनती है तो फिर प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी? क्या उस सूरत में प्रधानमंत्री नहीं, मोदी सरकार भी बच पाएगी? इसी को इससे जोड़ के देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? क्या राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे उससे ये सरकार गिरेगी, उसकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम अब अगले चंद महीनों में कोई भारतीय राजनीति में ज़बरदस्त उथल पुथल देखने जा रहे हैं। एक अनिश्चित भविष्य हमारे सामने है। अगर इस तरह का विस्फोट होता है तो बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी मुकर जाएं इस्तीफा देने से, चैलेंज कर दें, झूठा बता दें, उनका पूरा मीडिया तंत्र, उनका आरएसएस संघ परिवार सारे तथ्य होने के बावजूद उसे नकारने की कोशिश करें और देश भर में एक विरोध की लहर उठ खड़ी हो सकता है तब जो उनको समर्थन देने वाले दल हैं उन्हें भी
रीथिंक करना पड़े, उन्हें भी पुनर्विचार करना पड़े। और अगर वो पुनर्विचार करके हटते हैं तो या तो मध्यावधि के चुनाव में देश जा सकता है या फिर एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है, केंद्र में एक दूसरी सरकार बन सकती है। लेकिन ये दूर की बात है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं वो सचमुच में हाइड्रोजन बम है या नहीं है। वैसे राहुल के बारे में ये बात माननी पड़ेगी कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। उनके पास जो तथ्य कथ्य होते हैं उनके आधार पर ही वो कोई दावा करते हैं और इसलिए उस दावे को अब खारिज भी नहीं किया जा सकता है कि ये बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का एक शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो इंतज़ार करते हैं कि ये हाइड्रोजन बम कब फूटता है, किस पैमाने पर फूटता है और उसकी धमक से मोदी जी की सत्ता डगमगाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।